डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसओएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लिंक की शुरुआत की थी और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में पढ़ा था, और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि कौन कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं, उसकी बात की थी। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं जो हमेशा के लिए वो ध्यान रखना है। तो ध्यान देंगे, लिखा है नदी, भाषा, लिपि, तिथि, बोली, बर्तन आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। मतलब अगर इस प्रकार के आपके सामने नाम आए, अगर कोई नदी का नाम हो, कोई भाषा का नाम हो, कोई लिपि का नाम हो, कोई तिथि का हो, या बोली का, या बर्तन का, तो ये सब कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। अगर जैसे गंगा नदी है तो ये गंगा शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग है। तो नदियों के नाम में जैसे गंगा, सरस्वती, यमुना, कावेरी, ये सब सारे कौन से हैं? तो आप याद रखेंगे स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसके अलावा अगर कोई भाषा का नाम आए आपके सामने तो भी वो कौन सा शब्द होगा? स्त्रीलिंग होगा। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, तमिल, अंग्रेजी, जर्मन आदि जो भाषाएं हैं, कौन से लिंग की हैं? स्त्रीलिंग की हैं। इसके अलावा जो किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है, जिस तरीके से वो लिखी जाती है, वो लिपि होती है। और जो लिपि है वो भी स्त्रीलिंग शब्द होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, ये सब अलग अलग प्रकार की लिपि हैं। तो ये भी कौन सा शब्द हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा जो अलग अलग प्रकार की तिथियाँ हैं, पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या, ये सब कौन से होते हैं? ये पता होना चाहिए, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो इतना आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक अपनी कॉपी में बढ़िया राइटिंग में उतारना है, सुंदर सुंदर राइटिंग के अंदर। अभी लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं हम। ध्यान देंगे, अब देखो कौन सा नियम लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त जिन शब्दों के अंत में आई, ता, नी, आवट, अहाट, ई, री, आस, इया और इमा आदि प्रत्यय जुड़े होते हैं, वे भी स्त्रीलिंग में होते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई शब्द है उसके पीछे प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा प्रत्यय? आई, ता, नी, आवट, अहाट, ई, री, आस, या, इमा। अगर किसी शब्द के पीछे प्रत्यय लगा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि वो शब्द जिससे बनेगा वो स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। तो अभी वर्णों के समूह से जो सार्थक अर्थ निकलता है, जो वर्णों का समूह होता है जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, वो जो वर्णों का समूह होगा वो आपका शब्द होगा। और प्रत्यय की बात करें तो आपको पता होना चाहिए प्रत्यय किससे कहते हैं और प्रत्यय क्या काम करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ परिवर्तन कर दें, उन शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। शब्दांश का मतलब क्या होता है? ध्यान देंगे, जैसे मैंने आपके सामने लिखा है शब्दांश। शब्दांश को अगर मैं अलग अलग शब्दों में करूँ, अलग अलग भागों में विभाजित करूँ, तो इसमें दो शब्द हैं, शब्द प्लस अंश, दोनों को जोड़ा तब क्या बना? शब्दांश। और अगर आपने ढंग से संधि पढ़ी है तो आप बता सकते हो कि इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, तो शब्द के पीछे मैंने लिखा हुआ है अंश, तो दोनों को जोड़कर क्या बना है? शब्दांश। तो अंश का मतलब होता है टुकड़ा। क्या मतलब होता है? टुकड़ा। ठीक है, तो किसी शब्द का टुकड़ा। शब्दांश का मतलब क्या होता है? किसी शब्द का टुकड़ा। तो मैंने कहा कि ऐसे शब्दांश मतलब ऐसे शब्द के टुकड़े जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं और वहाँ पीछे लग करके उस शब्द का जो अर्थ है उसमें परिवर्तन कर देते हैं। तो ऐसे जो शब्दांश हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ये आई है ना, आई है, ता, ये शब्द नहीं है, ये शब्द के टुकड़े हैं। और ये क्या करते हैं? किसी शब्द के पीछे लगते हैं और पीछे लगने के बाद में उस शब्द के में परिवर्तन कर देते हैं, उसमें विकार उत्पन्न लाते हैं। और इसलिए ये ऐसे जो शब्दांश हैं इनको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर किसी शब्द के पीछे अगर हम इस प्रकार के शब्दांश लगाएंगे तो वो जो शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा? स्त्रीलिंग बनेगा। जैसे हमने किसी के पीछे आई लगाया है, क्या लगाया है? आई, तो क्या बनेगा? अगर आई लगाया है किसी शब्द के पीछे तो लड़ाई,
तो लड़ाई शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग है। तो लड़ाई, धुलाई, कढ़ाई, मिठाई, चिकनाई, इन सब के पीछे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आई लगा हुआ है। ठीक है। जैसे अगर बात करें कि मीठा प्लस आई बराबर मिठाई, चिकना प्लस आई बराबर चिकनाई। ठीक है। इसके अलावा धुला प्लस ई बराबर धुलाई हो गया। ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के जो शब्द हैं जिनके पीछे हमने आई लिखा है, तो शब्द कौन सा बन गए? स्त्रीलिंग। जैसे ता क्या है? प्रत्यय है, और ये जो प्रत्यय अगर किसी शब्द के पीछे लगेगा तो उसमें अर्थ परिवर्तन करेगा। ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि ता अगर किसी के पीछे लगा हो, शब्द के पीछे प्रत्यय के रूप में, तो वो जो शब्द होगा वो कौन से लिंग का होगा? स्त्रीलिंग होगा। कौन सा होगा? स्त्रीलिंग होगा। ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो जैसे लिखा है ताकि जो शब्द बने हो कौन कौन से? निकटता, सुंदर प्लस ता बराबर सुंदरता, मधुर प्लस ता बराबर मधुरता, एक प्लस ता बराबर एकता, मनुष्य प्लस ता बराबर मनुष्यता। तो इसके पीछे जो ता लिखा हुआ है, इसकी वजह से, ता की वजह से जो शब्द बना है वो स्त्रीलिंग शब्द बना है। जैसे लिखा है नी। अब किसी शब्द के पीछे नी लिखा हुआ है तो वो जो शब्द जैसे होगा वो कौन से लिंग का होगा? स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो जापान प्लस नी बराबर क्या होगा? जापानी। उसी प्रकार चटनी, छलनी, कथनी, करनी आदि। और ध्यान रखना है किसी पीछे अगर आवट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आवट। शब्द के पीछे आवट पढ़ते हैं, और आवट पढ़ते अगर किसी के पीछे लिखा है तो आवट जोड़ने के बाद में, पढ़ते लगने के बाद में जो शब्द होगा वो कौन से लिंग का होगा? तो आपको पता होना चाहिए स्त्रीलिंग शब्द होगा। जैसे बसावट, सजावट, लिखावट, थकावट आदि। तो याद हो जाएगा आपको, तो ध्यान रखना है। फिर लिखा है आहट। किसी कोई शब्द है उसके पीछे अगर आहट पढ़ते हैं तो भी वो कौन सा शब्द बनेगा? स्त्रीलिंग बनेगा। तो घबराहट, सरसराहट, मुस्कुराहट, इनके पीछे आहट लगा हुआ है तो ये सब सारे कौन से हैं? स्त्रीलिंग के हैं। तो आप अपने कॉपी में क्या करेंगे? लिखेंगे, और आपको यहाँ से लगाकर सुंदर सुंदर राइटिंग में ये नियम, और अभी यहाँ तक आपको लिखना है बढ़िया राइटिंग के अंदर। ठीक है। तो अभी लिखो, वीडियो को रोक करके आराम से लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी आगे ध्यान देंगे। लिखा है जैसे ई लिखा हुआ किसी के पीछे ई प्रत्यय लगा हुआ है तो भी जो शब्द कौन सा होगा? स्त्रीलिंग शब्द होगा। खिड़की, लकड़ी, गर्मी, सर्दी, मजदूरी। ठीक है। सबके पीछे ई की मात्रा दिखाई दे रही है, बड़ी ई की मात्रा। अरे बड़ी की मात्रा हम लगाते तो ऐसी तो लगाते हैं ना, इस प्रकार से। छोटी ई की मात्रा ऐसे लगाते हैं, तो ये बड़ी ई की मात्रा। ठीक है। अगर ये लिखी हुई है पीछे इस प्रकार की मात्रा आपको दिखाई दे प्रत्यय के रूप में, तो वो क्या होगी? ध्यान रखना है आपको, स्त्रीलिंग शब्द होगा। किसी के पीछे री लिखा हुआ है तो बकरी, परी, तो ये भी कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है। आस है, भड़ास, प्यास, कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग। तो कहीं भी भड़ास, प्यास लिखा हुआ है तो प्यास भी कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है, आपको पता होना चाहिए। इया लिखा हुआ है, इया, तो जो शब्द है वो कौन सा है? पता होना चाहिए आपको, स्त्रीलिंग शब्द है। चिड़िया, गुड़िया, पूड़िया, बुढ़िया, लूटिया, ये सब कौन से हैं? स्त्रीलिंग है। देखो ये ई छोटी है तो ये ई छोटी दिखाई दे रही है इस डी में, और पीछे क्या है? या। सबके पीछे या दिखाई दे रहा है आपको, और में ई की मात्रा, तो ये क्या लिखा हुआ है? या पढ़ते हैं, पता होना चाहिए। ठीक है। फिर इमा, क्या लिखा है? इमा। इमा लिखा हुआ किसी के पीछे इमा पढ़ते हैं तो भी वो शब्द कौन सा बनेगा? स्त्रीलिंग। लालिमा, गरिमा, कालीमा, महिमा। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो अभी आपने यहाँ तक लिख लिया। अब आपको यहाँ से सुंदर रूप से यहाँ तक लिखना है अपने कॉपी के अंदर, बढ़िया राइटिंग के अंदर। ठीक है। क्योंकि जब इनको आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग शब्द है और इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय की परिभाषा मैंने आराम से बताई है, वापस आप सुन लो कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उन शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग का जब जो विपरीत है, उल्टा, वो प्रत्यय होता है,
तो जब हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे विस्तार से तब आपको और भी समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के शब्द हैं और उनमें प्रत्यय लगाने से या उपसर्ग लगाने में क्या क्या परिवर्तन होता है। अब आपको ये लिखना है, लिख लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सदैव ये शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ये जो आपको सामने जो मैं शब्द बता रहा हूँ ये हमेशा कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना है आपको। जैसे गिलहरी, तितली, दीमक, मक्खी, मैना, चुपकली, चील, कोयल, मकड़ी, लोमड़ी, मछली, जू, ये सब कैसे हैं? ये स्त्रीलिंग है। तो आप कभी भी हिंदी पढ़ो और आपको इस प्रकार के शब्द दिखाई दे और आप सुनो तब आपको पता होना चाहिए कि ये शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो वापस सुनेंगे, देखेंगे कि गिलहरी, तितली, दीमक, दीमक जानते हो ना आप, ठीक है, मक्खी, मैना, चुपकली, चील, कोयल, मकड़ी, लोमड़ी, मछली, जू, ये सब सारे कौन से हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं, ये पता होना चाहिए। अब देखो, संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जो आकारांत होते हैं वे भी स्त्रीलिंग में होते हैं। देखो, आकारांत मतलब अगर कोई शब्द है उसके पीछे अगर आपको आ की मात्रा दिखाई दे, क्या दिखाई दे? आ की, जिसके पीछे आ का उच्चारण आए वो आकारांत शब्द हैं। हाँ, और ऐसे शब्द अगर आपको नज़र आए जिसके पीछे आ का उच्चारण आए, आ की ध्वनि आए, ठीक है, वो आकारांत। संस्कृत में अलग अलग कारांत होते हैं। जैसे एक तो होता है इकारांत। इकारांत मतलब होता है पीछे अगर आपको ई दिखाई दे, ठीक है, तो वो आपका इकारांत हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे, अलग प्रकार होते हैं। तो आकारांत जो शब्द होते हैं संस्कृत में आप पढ़ेंगे कि आकारांत शब्द कौन कौन से होते हैं। जैसे आपने अगर नाम सुना हो तो अजा, लता, ये लता भी कौन सा शब्द है? आकारांत है। कैसे पता लगा कि पीछे ता है? ता में क्या है? आ की मात्रा है, इसलिए आकारांत है, ठीक है। जैसे क्रिया, कृपा, घृणा, सूता, छात्रा, ये शब्द कौन से हैं? आकारांत शब्द हैं। और ये आकारांत होने की वजह से ये सब कौन से लिंग के हैं? तो स्त्रीलिंग के हैं। कौन से लिंग के हैं? स्त्रीलिंग के हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आगे ध्यान देंगे, लिखा है पदसूचक शब्द न तो स्त्रीलिंग होते हैं न पुल्लिंग होते, इन्हें उभय लिंगी कहते हैं। ये दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पार्षद, सचिव, गवर्नर, राजदूत, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, मैनेजर। एक बहुत बड़ी आपको बात ध्यान में होनी चाहिए और ये अपने कॉपी में लिखना भी है। क्या लिखना है आपको समझना है पहले कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो किसी पद के लिए धारण किए जाते हैं और पद के लिए आते हैं। पद सूचक का मतलब हुआ कि ऐसे शब्द जो किसी पद के बारे में जानकारी दे रहे हैं, पद की सूचना दे रहे हैं, वो शब्द कौन से हैं? पद सूचक है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये तो न स्त्रीलिंग होते हैं न पुल्लिंग होते हैं, जबकि कौन से लिंग के होते हैं? उभयलिंगी। ऐसे शब्द जो दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं वो उभयलिंगी में आते हैं, ये पता होना चाहिए। जैसे पार्षद है, कोई स्त्रीलिंग, स्त्री भी हो सकता है, कोई पुरुष भी हो सकता है, तो उसके लिए पार्षद ही लिखेंगे। जैसे कोई सचिव है, मैंने कहा कि भी, जैसे मैंने कहा कि मान लो श्रीमती सुमन देवी सचिव है, ठीक है। और मैंने अगर ये भी लिख दिया कि श्रीमान गोविंद कुमार सचिव है, तो श्रीमती सुमन देवी के लिए भी मैंने क्या लिखा है? सचिव लिखा है। श्रीमान गोविंद कुमार के लिए भी क्या लिखा है? सचिव है। तो ये जो सचिव का पद है इसके ऊपर कोई भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, या मैं बताऊँ स्त्री कोई बैठी है, कोई महिला है, तो भी उसके लिए सचिव ही होगा, और कोई पुरुष भी अगर इस पद पर बैठा है तो उसके लिए सचिव यूज करेंगे। जैसे गवर्नर, राजदूत, मुख्यमंत्री। जैसे मान लो पहले हमारे राजस्थान की मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया थी, तो हम क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री तो बोलते हैं उसके लिए, ठीक है। और वर्तमान में अशोक गहलोत हैं, तो भी हम उनके लिए क्या लिखते हैं? मुख्यमंत्री लिखते हैं। तो मुख्यमंत्री जो शब्द हैं वो किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति पुरुष है या स्त्रीलिंग है तो भी उसके लिए हम मुख्यमंत्री करेंगे, इसके लिए मुख्यमंत्री शब्द बदलेगा नहीं। तो ये जो मुख्यमंत्री शब्द है ये दोनों के लिए उपयुक्त होता है, इसलिए उसको उभयलिंगी शब्द कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए यूज होते हैं
उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो कौन से शब्द हैं आपके उभय लिंग के हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्रिया तो देखो, अगर अलग अलग लिंग की बात करें तो क्रिया भी बदल जाती है। एक उदाहरण से आप समझेंगे, जैसे मैंने आपके सामने लिखा है, राम बाजार जाता है। अब मैंने राम की जगह मान लो कोई दूसरा शब्द लिखा है, और मैंने राम जो शब्द पुल्लिंग था इसको मैंने स्त्रीलिंग में लिखा है, दूसरे शब्द जैसे सीता स्त्रीलिंग शब्द लिखा है, सीता बाजार। अब मैं यहाँ जो ये क्रिया है जाता है, ठीक है, जाना इसमें क्या है, मूल क्रिया है, और ये वर्तमान जो काल है उसकी क्रिया है। तो जो जाता है, अब जाना जो क्रिया थी जिसको मैंने जाता है वर्तमान काल में लिखा है राम के लिए, और मैंने जाता है क्यों लिखा है, क्योंकि राम क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। क्योंकि क्रिया किसके अनुसार आती है, कर्ता के अनुसार आती है। क्रिया हमेशा किसके अनुसार आती है, कर्ता के अनुसार आती है, ये पता होना चाहिए। सीता क्या है, यहाँ पर कर्ता है, तो क्रिया भी किसके अनुसार आएगी, सीता के अनुसार आएगी, ठीक है। अगर क्रिया सीता के अनुसार आएगी तो पता होना चाहिए सीता शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी कैसी आएगी, स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग क्रिया की बात करें तो जाती है। ऐसा नहीं होगा कि भी पुल्लिंग बदल गया तो क्रिया नहीं बदलेगा, या स्त्रीलिंग बदल गया तो क्रिया नहीं बदलेगी। क्रिया बिल्कुल बदलेगी, क्योंकि क्रिया किसके अनुसार आती है, कर्ता के अनुसार। कर्ता एक वचन तो क्रिया एक वचन, कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन, कर्ता स्त्रीलिंग तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की। जैसे सीता बाजार जाती है, न बल्कि जाता है, क्योंकि जाती है किसके लिए, सीता के लिए। सीता क्या है, स्त्रीलिंग, तो मैंने सब क्या लिखा है, जाती है। बात समझ में आ रही होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, दोनों के लिए आते हैं। तो आप अपनी कॉपी में 3 लाइनें लिखेंगे और आपको याद रखना है। जैसे प्रधानमंत्री है तो कोई भी हो सकता है, राष्ट्रपति, जैसे हमारे देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, तो श्रीमती जो इंदिरा गांधी हैं उसके लिए तो प्रधानमंत्री लिखते थे। ऐसा तो है नहीं कि श्रीमती इंदिरा गांधी स्त्रीलिंग शब्द हैं तो वो स्त्री हैं, इसलिए स्त्री होने की वजह से प्रधानमंत्री में कुछ शब्द में परिवर्तन हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है, डॉक्टर और मैनेजर। तो ये अपने कॉपी में आपने लिख लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कोई शब्द पुल्लिंग है तो कैसे हम उसमें क्या लिखे या क्या जोड़े अंत में कि वो शब्द स्त्रीलिंग बन जाए। तो उसके कुछ नियम हैं, और ये नियम आपको पता होना चाहिए, ताकि आप कभी भी फ्यूचर के अंदर कोई शब्द आपके सामने अगर एग्जाम में पुल्लिंग शब्द आए और आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग लिखो, हैं, तो आप बता सकते हो, आराम से लिख सकते हो। जैसे अगर हम किसी शब्दों के अंत में अगर आ लिखे, आ जोड़ें, अगर कोई शब्द पुल्लिंग है और पुल्लिंग शब्द के पीछे मैंने आ जोड़ दिया, तो आपको पता होना चाहिए आ जोड़ने से क्या बनेगा, स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। अगर हम उदाहरण की बात करें तो लिखा है छात्र, तो छात्र शब्द है वो पुल्लिंग है, कौन से लिंग का है, पुल्लिंग। और छात्र शब्द के अंत में मैंने क्या जोड़ दिया, यहाँ आ जोड़ दिया, तो छात्र के अंदर मैंने जब आ जोड़ा तो क्या बन गया, छात्रा। मतलब ये पुल्लिंग था, आ जोड़ने से शब्द कौन सा बन गया, स्त्रीलिंग। तो आपको ये नियम याद रखना है कि आप जोड़ने से क्या बन रहा है, स्त्रीलिंग शब्द बन रहा है। जैसे शिष्य का शिष्या बन गया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम आगे और बात करें तो शब्दों के अंत में अगर हम ई जोड़ें तो भी वो आपका जो पुल्लिंग है वो स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे पुत्र, पुत्र शब्द कौन सा है, पुल्लिंग है, कौन सा है, पुत्र। और इसके पीछे मैंने ई जोड़ा, दीर्घ ई, बड़ी ई जिसको बोलते हो आप, वो जोड़ा, तो क्या बनेगा, पुत्री बनेगा। अब पुत्र शब्द पुल्लिंग था, ई जोड़ने से पुत्री बना, और पुत्री शब्द है कौन से लिंग का है, स्त्रीलिंग है। कौन से लिंग का है, स्त्रीलिंग का है। इसका मतलब हुआ कि ई जोड़ने से भी जो पुल्लिंग है वो स्त्रीलिंग शब्द में बदल जाता है। तो जैसे नर पुल्लिंग है और इसके पीछे ई जोड़ा तो नारी बन गया, तो ये भी क्या है, आपको ध्यान रखना है कि नियम है, और याद रखेंगे किस प्रकार से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता है, ठीक है। तो आपको
अब यहाँ से नियम लिखना है आपको। अब यहाँ से लगाकर यहाँ तक अपनी कॉपी में लिखना है, अभी यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। और अब कॉपी में बढ़िया राइटिंग में लिख करके याद रखना है आपको, ठीक है। तो वीडियो को रोक कर आराम से लिख लो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है। तो आराम से लिखना है, याद करना है, वीडियो को 2-3 बार देखना है। इसके अलावा वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, जो अपना स्कूल का चैनल है इसको सब्सक्राइब भी करना है, और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो आराम से। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।